तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज एक बार फिर हमें वापस मानसा जाना पड़ेगा, जहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई को एक बहुत बड़ा झटका दिल्ली से लगा है, लेकिन मानसा में मूसेवाला केस में उसको थोड़ी राहत मिली है। और इसके साथ साथ अमृतसर में उसको क्यों लेके जाया गया और आने वाले दिनों में मूसेवाला केस में पंजाब पुलिस की क्या भूमिका होगी, अब तक क्या हुआ। इतने दिन हमने इस केस पे बात नहीं की थी, लेकिन कल कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शुरू करते हैं, कल जो लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक डबल बेंच के सामने एप्लीकेशन मूव की थी कि मेरे बेटे को पंजाब में उसका जो तबादला हुआ है, जहाँ पे उसका ताबा दिया गया है, उस आर्डर को नकार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली लिया गया कि मेरे बेटे को जो पटियाला कोर्ट दिल्ली ने आज से तकरीबन 15 दिन पहले जो पंजाब पुलिस को रिमांड दिया था, वो गलत दिया था, तो लोअर कोर्ट के उस फैसले को खारिज किया जाए और मेरे बेटे को वापस दिल्ली बुलाया जाए तिहाड़ जेल में। अब उसमें और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन पूरी पैटिशन को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। उसमें एक दूसरी बात इसके पिता ने बहुत अहम बात कही थी कि मेरे बेटे को सिद्धू मूसेवाला केस में मानसा शहर में जहाँ पे वो केस रजिस्टर हुआ है, वहाँ पे कोई भी वकील मेरे बेटे का केस लड़ने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी उसने एक बात सुप्रीम कोर्ट में कही। कहीं हद तक इस बात में थोड़ी सी सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत सारे वकीलों ने इसका केस लड़ने से इनकार कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके बाप ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे बेटे को बिना वकील के मानसा की कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। उसने जो गुहार लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये बात कही कि देखिए, अगर आपको मानसा में कोई वकील नहीं मिल रहा है तो आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कीजिए और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो पैनल होती है, जिसमें कुछ हाई कोर्ट की एक पैनल होती है जिसमें ऐसे वकीलों के नाम होते हैं जो कोर्ट के कहने पे क्लाइंट्स का केस लड़ते हैं। जिनका कोई वकील नहीं होता, उनको जो लीगल सेल होता है बार एसोसिएशन का, वो फ्री में उनको प्रो बोनो जिसको बोलते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपको वो वकील पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दिलवा सकता है, इसलिए आपकी अपील खारिज की जाती है। क्योंकि ये जो केस हुआ था, जो हादसा हुआ था, जो क्राइम कमिट हुआ था, वो पंजाब में मानसा में हुआ था, इसलिए आपका केस भी मानसा में ही चलेगा। तो इस झटके के बाद, तुरंत बाद, कुछ घंटों के बाद एक नई बात सामने आती है। मानसा के पास एक शहर और है, वहाँ के एक बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं जो क्राइम रिलेटेड केस जो हैं क्रिमिनल साइड के, एक सिविल एडवोकेट्स होते हैं, एक क्रिमिनल साइड के एडवोकेट होते हैं। तो उन बड़े एडवोकेट ने एक बयान दिया कि मानसा में सिद्धू मूसेवाले का जो केस है लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, उसमें मैं लॉरेंस बिश्नोई का केस लड़ूंगा। तो बहुत एक तहलका मचा पंजाब में कि ऐसा कौन सा वकील आ गया जो इतने स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेंटीमेंट के होते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई का केस लड़ने को तैयार है। तो मैंने उस वकील की खोज पड़ताल शुरू की कल। उनका नाम निकला सतनाम सिंह धीमान। अब सतनाम सिंह धीमान नाम के तकरीबन 20 वकील हैं पंजाब में। तो मैंने कहीं ना कहीं से खोज पड़ताल करते करते कल लेट नाइट तक उनका पता ढूंढ लिया। वो मलोट एक शहर है मानसा के नज़दीक, वहाँ से उन्होंने अपनी बीए डीएवी कॉलेज से बीए किया। उसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी करके आज मलोट कोर्ट में वो उस और आसपास के जो एरियाज़ हैं
बठिंडा डिस्ट्रिक्ट, मलोट, मुक्तसर, मानसा, इस किस्म की जो क्रिमिनल अदालतें हैं उनमें काफ़ी सारे केस लड़ रहे हैं। अच्छा खासा सतनाम सिंह का नाम है। तो कल मैंने उनको जब फ़ोन किया, 4-5 बार फ़ोन किया, 2 नंबर उनके मुझे मिले थे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उनका खुद सामने से फ़ोन आ गया, तो बातचीत हुई। उन्होंने काफ़ी लंबी, मेरी तकरीबन 20-25 मिनट तक बात हुई। उन्होंने बताया कि मानसा कोर्ट में जो केस पेपर्स हैं, मानसा की एफआईआर 103 शायद उन्होंने नाम लिया था, नंबर मैं भूल गया अभी फ़ोन पे, रिकॉर्ड मैंने उनकी बात की नहीं क्योंकि उनकी परमिशन नहीं ली थी। तो वो जो एफआईआर सिद्धू मूसेवाला केस में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ है, उस एफआईआर से रिलेटेड कोर्ट के पेपर कल एडवोकेट सतनाम सिंह धीमान को दे दिए गए, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स हैं, रिमांड एप्लीकेशन हैं, स्टेटस रिपोर्ट्स हैं, एफआईआर की कॉपी है, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं जो पंजाब पुलिस ने मेडिकल करवाया था, और इस किस्म के और डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने वकील साहब ने तो बताया नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि जब पेपर कोर्ट हैंड ओवर करती है तो किस किस्म के पेपर हैंड ओवर किए जाते हैं। तो कल ऑफिशियली सोमवार के दिन एडवोकेट सतनाम सिंह धीमान मलोट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले, उनको लॉरेंस बिश्नोई का ऑफिशियली वकील मान लिया गया है। और सतनाम सिंह धीमान कोई लॉरेंस बिश्नोई के लिए नए नहीं हैं। बात बात में उन्होंने मुझे बताया कि जो 2 केस उसी इलाके में मुक्तसर और फरीदकोट एरिया में जिन केसेस में ऑलरेडी लॉरेंस बिश्नोई की ज़मानत हो चुकी है, उन्हीं 2 केसेस में वो दोनों केस भी पहले से सतनाम सिंह ही लड़ रहे थे बिश्नोई की तरफ से। ये बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया। लेकिन जब वो केस उनमें से एक कांग्रेस के वर्कर का एक मर्डर है, एक कोई दूसरा मर्डर है, 2 मर्डर केसेस हैं जिनमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनमें भी मास्टरमाइंड बिश्नोई को माना जाता है। तो दोनों केसों में लॉरेंस बिश्नोई के वकील यही वकील साहब थे जिनका नाम सतनाम सिंह धीमान है। तो उन्होंने बाद में ये भी बताया कि अब जब अमृतसर का रिमांड ख़त्म होने के बाद जब मानसा कोर्ट में सिद्धू मूसेवाला का केस चलेगा तो उसके अंत तक वो बिश्नोई का केस लड़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कुछ और बातचीत करते हुए कि बिश्नोई के खिलाफ कोई भी सबूत अभी तक पंजाब पुलिस को नहीं मिला है। इतने दिन का रिमांड पहले दिल्ली पुलिस ने लिया, बाद में पंजाब पुलिस ने लिया, लेकिन कोई भी उसको जिसको हम कहते हैं उसके खिलाफ कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जो लॉरेंस बिश्नोई को डायरेक्टली सिद्धू मूसेवाला के इस जो हत्याकांड है उसके साथ जोड़ सके। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस का ये कहना कि तिहाड़ जेल में बैठ के पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई, वकील सतनाम सिंह धीमान इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि दिल्ली तिहाड़ जेल में इतना सर्वेलेंस है, इतने हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसमें आईएसआई के एजेंट्स वहाँ पे हैं, वहाँ पे छोटा राजन जैसे अंडरवर्ल्ड की फिगर्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़े अपराधी जिन्होंने दर्जनों मर्डर किए हुए हैं, इस किस्म के खूंखार जो लोग हैं वो तिहाड़ जेल में हैं। अगर वहाँ पे इतनी आसानी से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होते हैं तो ये मानने वाली बात नहीं है। उन्होंने कुछ मतलब मुझे बताया और ये भी बोला कि कुछ बातें बोलनी या लिखनी नहीं हैं, मैं वो बातें आपसे नहीं करूँगा। लेकिन उनका कहना था कि जितने यंत्र तिहाड़ जेल में सरकारी एजेंसियाँ यूज़ करती हैं कि मोबाइल फ़ोन पे बात नहीं हो, अगर होती भी है तो वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीमान ये कहना चाहते होंगे, जो उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी तिहाड़ जेल पे ओवर द फ़ोन हुई है तो उसकी रिकॉर्डिंग एजेंसीज़ के पास ज़रूर होनी चाहिए और उनको वो रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करनी चाहिए थी। ये उनका कुछ कहना था।
बाकी उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में फिर कभी बात करेंगे तो आपको बताऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो 2 केस पहले वो लॉरेंस बिश्नोई के लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे, लेकिन अमृतसर वाला केस वो नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो उनके इलाके से बहुत दूर पड़ता है। वहाँ लॉरेंस बिश्नोई को कोई और वकील ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारे केसेस हैं जो उनको लोकल कोर्ट से उनको इतना समय नहीं मिल पाएगा कि वो बाहर जाके कहीं बिश्नोई के केस लड़ सकें। ये एक बहुत बड़ा खुलासा आज के दिन में हुआ है। जो लॉरेंस बिश्नोई ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली लिया था कि मेरे कोई वकील केस लड़ने को तैयार नहीं है, वो उसका प्ली जो था वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद गलत साबित हुआ। आज उसके पास वकील है। अब आने वाले दिनों में जब मानसा कोर्ट में ट्रायल शुरू होगी तो देखा जाएगा कि ये वकील जो है सतनाम सिंह धीमान वो किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को इस केस में से बाहर निकालते हैं। बाकी जो अक्यूज़्ड हैं उनके वकील कौन होंगे वो उनका फैमिली मेंबर्स का दायित्व है, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं बातचीत से कि धीमान जो हैं वो किसी और आरोपी का केस भी लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता। खैर, ये डेवलपमेंट ये हुई। तीसरी बात, पंजाब के एक एडिशनल डीजी प्रमोद बान हैं जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के चीफ हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उसके बारे में बताना चाहता था लेकिन समय नहीं मिला। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4-5 बड़े मुद्दे किए, वो मुझे लगता है कि उनकी कोई प्राप्ति नहीं है। एक तरीके से वो अपनी नाकामियां गिना रहे थे, अगर उसको ध्यान से सुनो। उनका ये कहना या एडवोकेट धीमान का ये कहना कि तिहाड़ जेल से फ़ोन नहीं हुए, तिहाड़ जेल से कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, लॉरेंस बिश्नोई को इस केस के बारे में कुछ नहीं पता, बराड़ और दूसरे लोगों ने मिलजुल के किया होगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बिल्कुल विपरीत उल्ट प्रमोद बान एडिशनल डीजी, उनका ओपनली ये कहना कि इस कॉन्स्पिरेसी में लॉरेंस बिश्नोई में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बैठे हुए अपने एक गुर्गे के साथ पंजाब की कपूरथला जेल में बात की और एक तीसरे शख्स को कॉन्फ्रेंस फ़ोन पे लिया गया और तीनों ने ये कॉन्स्पिरेसी डिस्कस की। मैं प्रमोद बान जी को पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की तिहाड़ जेल तो आपके नीचे नहीं आती, लेकिन कपूरथला की जेल तो पंजाब में है, वहाँ का पूरा बंदोबस्त पंजाब सरकार के पास है। आपने वहाँ से अगर ये बात हुई है तो पंजाब सरकार ने कपूरथला की जेल अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया? इसका कोई जवाब नहीं दिया। ये वो अपनी तरफ से अपनी कामयाब भी बता रहे थे कि हमने इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता लगाया है। अरे भाई, पता लगा लिया तो एक्शन क्या लिया? क्या कर रहे थे आपके जेल के अधिकारी? खैर छोड़िए। फिर उन्होंने एक और बहुत बड़ा बयान दिया कि सिद्धू मूसेवाला को मारने की तैयारी पिछले साल अगस्त से हो रही थी, 3 अटेम्प्ट्स हो गई, जनवरी में भी हमला होने वाला था, घर में घुस के मारने वाले थे। अगर आपके पास ये जानकारी थी तो आपने एक्शन क्या लिया? अगर नहीं थी तो आपकी पुलिस का फेलियर है। जनवरी में जब शाहरुख, जो लॉरेंस बिश्नोई का पहला आदमी जिसको पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था मूसेवाला को मारने का, वो शख्स सीसीटीवी फुटेज में जनवरी में सिद्धू मूसेवाले के घर में पाया जाता है और जनवरी में पुलिस वो फुटेज सिद्धू मूसेवाले के माँ बाप को दिखाती है। उसके बाद उनको सिक्योरिटी दी जाती है जो बाद में मार्च में आके विड्रा कर ली जाती है, जून में आके। तो अगर पंजाब पुलिस को अगस्त भी छोड़ दीजिए, अगर जनवरी में ये मालूम था कि सिद्धू मूसेवाले की जान को खतरा है तो उसकी सिक्योरिटी कम क्यों की गई? उसको पूरी तरह से सिक्योर क्यों नहीं किया गया? वो हाई एंड सिटीज़न था,
एक नामचीन पर्सनालिटी था। उसका कितना क्या था वो बात की बात है। अगर किसी भी नागरिक को इतने बड़े गैंगस्टर से जान का खतरा हो सकता है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। मैं एक और बात बता दूं, अगर सरकार ये कहती है कि लोगों की सिक्योरिटी पे बहुत पैसा खर्च होता है तो सिद्धि मूसेवाला से सिक्योरिटी के पैसे लिए जा सकते थे और मूसेवाला के पास इतनी हिम्मत थी कि वो सरकारी खर्चा पे कर सकता था। ये दूसरी नाकामी पुलिस की। तो मैं हैरान हो रहा था कि इतना बड़ा ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें कैसे कर सकता है जहाँ पे उनकी प्राप्ति नहीं नाकामियाँ पता चलती हैं। उसके बाद आखिरी बात आज की करते हैं कि अभी 1 महीना तकरीबन होने को आया है इस कांड को। 1 महीने में 2 शार्प शूटर को छोड़ के, वो भी जो दिल्ली पुलिस ने पकड़े, बाकी के 6 लोग जो इन्वॉल्व थे, या कभी 4 कहते हैं ये लोग, 6 टोटल इन्वॉल्व थे, कभी कहते हैं 8 इन्वॉल्व थे। अब 1 महीने में इतने बड़े सरकारी तंत्र मंत्र से खाली 2 आदमी हाथ में आए हैं और उनका ताबा भी अभी तक पंजाब पुलिस को नहीं मिला है। बाकी के आदमियों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने क्या किया? तीसरी बात, मान साहब ने ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई और अपने भांजे को हिंदुस्तान से भगाने के लिए नकली पासपोर्ट बनवा के दिए। कमाल है, हमारा आज के दिन में भी जब हाई एंड सर्विसेज हो गई हैं, पूरा आधार कार्ड बन गए हैं, सिटीजन का रिकॉर्ड बन गया है, इतना कुछ होते हुए भी अगर 2 लड़के, एक फरीदाबाद से और दूसरा दिल्ली से, पासपोर्ट नकली जाली नाम पे बनवा सकता है, तो हमारी एजेंसियों ने उन पासपोर्ट ऑफिसर्स के ऊपर क्या कार्रवाई की जिन्होंने वो नकली पासपोर्ट बनाए। हम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कहते थे कि अंडरवर्ल्ड का हर आदमी 4 पासपोर्ट लेके घूमता है। जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है। अबू सलेम के ऊपर नकली पासपोर्ट का केस चला, छोटा राजन के ऊपर नकली पासपोर्ट का केस चला और उनको सज़ा हुई, मतलब नकली पासपोर्ट बनाए गए थे। इस केस में भी 2 नकली पासपोर्ट बनाए गए हैं, जिनमें से एक आदमी तो वो है जिसने यहाँ तक बयान दे दिया था कि सिद्धू मूसेवाले को गोली मैंने मारी थी। बाद में वो आदमी बिश्नोई का भतीजा निकलता है जो देश के बाहर बैठा था। तो ये लोग इतना कुछ कर गए पुलिस की नाक के नीचे, इतने हमारे पास सर्वेलेंस सिस्टम होने के बावजूद, इतने चेक्स काउंटर चेक्स होने के बावजूद, अगर इस किस्म के आरोपी देश छोड़ के चले जाते हैं नकली पासपोर्ट पे, तो हमारी पासपोर्ट बनाने की प्रणाली का क्या मतलब? तो मुझे लगता है कि प्रमोद मान की वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उनकी प्राप्तियों से ज़्यादा उनकी नाकामियों की कहानी थी। ये दिस इज़ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर इसी किस्म के किस्से कहानियाँ आगे आने वाली ट्रायल में होती रही तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अगर लॉरेंस बिश्नोई बाइज्जत बरी हो जाए। ये बहुत दुख का समय होगा, लीगल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इसी तरह जो गोल्डी बराड रेड कॉर्नर नोटिस निकाला गया, बहुत बड़ी पीठ थपथपाई गई कि आपने इतनी जल्दी इमरजेंसी में इंटरपोल को बोल के रेड कॉर्नर नोटिस निकाल दिया। आज तक एजेंसीज को ये पता नहीं लगा कि वो असल में कनाडा में है भी कि नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो थी, जो पंजाब पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने अपनी सीबीआई ने अपनी ये कामयाबी बताया कि हमने बहुत जल्दी इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस और गोल्डी बराड के ख़िलाफ़ इशू करवा दिया। अब मुझे बताइए, रेड कॉर्नर नोटिस निकालने का फ़ायदा क्या हुआ? अभी तक कनेडियन पुलिस ने उसको ढूंढने की, अरेस्ट करने की कोई कोशिश नहीं की। 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 की कॉन्फ्रेंस में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के साथ बैठे बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो लगा था कि शायद वो इस किस्म की बात भी की होगी कि हमारा एक बहुत बड़ा आरोपी आपके देश में बैठा है, इसको पकड़िए। तो पता नहीं क्या बात हुई, लेकिन होनी चाहिए, बड़े लेवल पे इस केस को उठाना चाहिए। लेकिन वो अर्जेंसी मुझे हमारी
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में नज़र नहीं आ रही। सबसे आखिरी बात, अब अमृतसर कोर्ट से एक हफ्ते का रिमांड पूरा होने के बाद नेक्स्ट रिमांड लॉरेंस बिश्नोई का कहाँ होगा। हो सकता है वो फरीदकोट और मुक्तसर वगैरह उन इलाकों में हो जहाँ पे उसके खिलाफ पुराने केसेस हैं। इसी तरह एक चंडीगढ़ में भी केस है, यूनियन टेरेटरी, जो सीधा यूनियन होम मिनिस्ट्री के नीचे आता है। तो पंजाब पुलिस को, पंजाब सरकार को मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, एक स्पेशल एक कोर्ट जो होती है वो बनानी चाहिए, जो टाइम बाउंड तरीके से इस केस का लगातार हीयरिंग करके 3-4 महीने में फैसला दे, ताकि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग और उनके साथियों जैसे लोग को अपने कानून की इस व्यवस्था के मुताबिक सलाखों के पीछे भेजा जा सके या छोड़ा जा सके। इस केस को लटकाना नहीं चाहिए। फास्ट ट्रैक केस में कोर्ट में केस चला के जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा होना चाहिए, ताकि पंजाब का माहौल जो है शांति वाला वो बना रहे। इसके साथ ही आज का किस्सा यही ख़त्म करेंगे। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।